नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के साइंस एंड टेक जो कि आपका जीएस पेपर 2 है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर में चर्चा करेंगे। और यह आपका सेशन जो होने वाला है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर आधारित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित होने वाला है, जो आने वाले बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। न केवल 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए अपितु 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी ये सहायक सिद्ध हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सेशन के अंतर्गत हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ यह भी समझेंगे दो अन्य शब्दावली। एक शब्दावली आपका डीप लर्निंग आता है, एक आता है हमारा डीप लर्निंग और दूसरा आता है मशीन लर्निंग। इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, साथ ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसका एथिकल इशू, नैतिक मुद्दे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंधित। वहीं हम लोग अंतिम चरण में बात करेंगे कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता क्यों है, वैश्विक स्तर पर इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, वैश्विक स्तर में किस प्रकार के काम हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। इसके अतिरिक्त हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं। इसी में हम लोग चुनौतियों के अतिरिक्त हम लोग इनसे निपटने के उपायों की भी चर्चा करेंगे। यानी एक सेशन के अंतर्गत हम लोग विभिन्न तीन चार कम से कम 2 से 3 प्रश्नों को यहाँ पर एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आगे जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशन को कवर करेंगे तो उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, जैसे हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव, इवन आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेगा, इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। इसके अतिरिक्त जीवन के हर एक वो क्षेत्र जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, सारा जगह हम लोग देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या पढ़ने वाले, तो आगे आने वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ से संबंधित जो मुद्दे हम लोग को संबंधित जो फैक्ट मिलेंगे वो अपने आंसर के लिए हम लोग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चिड़िया का नाम है, इसे कहते किसे, कृत्रिम बुद्धि क्या है, क्या मानव की बुद्धि कृत्रिम बुद्धि है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लोग यहाँ पर समझे अगर तो ध्यान रखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूटर नियंत्रित कोई रोबोट या कोई सॉफ्टवेयर को मानव जैसे कार्य करने में सक्षम बनाता है। अब हम लोग यदि सोचे कि हमारे ही प्रकार से सोचने और समझने की क्षमता किसी मशीन में विकसित हो जाती है तो वह उसमें कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हो रहा है। जैसे हम लोग अगर गूगल पे हम लोग टाइप कर रहे हैं किसी भी चीज को या मोबाइल में किसी मैसेज को टाइप करते हैं तो हम लोग ऊपर में हमेशा देखते हैं ऑप्शन, ऊपर में हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है कि आप आगे क्या लिखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि गूगल के कीबोर्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है और वो आपको समझ रहा है और आपसे सीख रहा है, और इसी सीखने की प्रक्रिया के दौरान उसके अंदर में जो अनुभव आया और उस अनुभव से विकसित हुई बुद्धि को हम लोग कृत्रिम बुद्धि के रूप में जानते हैं। यानी हम लोग इसे यूं कह सकते हैं कि मशीनों के सोचने, समझने, सीखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने जैसे जो संज्ञानात्मक कार्य हैं उसकी करने की क्षमता को संदर्भित करता है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी हमारी तरह सोच सकता है, हमारी तरह समझ सकता है, सीख सकता है, समस्या सुलझा सकता है और निर्णय ले सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव बुद्धि की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे अंदर में भावनाएं होती हैं, और मशीन या फिर यूं कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में भावनाएं नहीं होती हैं। वो रो नहीं सकता है, हंस नहीं सकता है, दुख या विषाद की घड़ी में शोक प्रकट नहीं कर सकता है। तो ये सब भावनात्मक जो पहलू हैं इसके वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एआई के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है, एक हमारा मशीन लर्निंग का और दूसरा हमारा किया जाता है डीप लर्निंग का। ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है आपका मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंतर्गत डीप लर्निंग को रखा जाता है। और डीप लर्निंग आपका मनुष्यों के अनुभवों के द्वारा या अपने अनुभवों के द्वारा जो वो सीख करके निर्णय लेने की क्षमता रखता है वह आपका डीप लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर मनुष्यों का नियंत्रण नहीं के बराबर रहता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्यों का नियंत्रण डीप लर्निंग में नहीं होगा। मशीन लर्निंग में हम लोग कुछ हद तक
यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप होता है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानवीय हस्तक्षेप रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मशीन लर्निंग की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डेटा को व्याख्या करने और उससे सीखने के एल्गोरिदम का उपयोग मशीन लर्निंग के अंतर्गत किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि किसी प्रकार का निर्णय या भविष्यवाणी करना आसान हो सकता है उसके एल्गोरिदम के द्वारा। अब हम लोग अगर यूट्यूब का उदाहरण लें तो हम लोग जिस प्रकार का वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर में, उसी प्रकार का सजेशन हमें यूट्यूब देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये यूट्यूब को कैसे पता चला कि हमारा पसंद ये है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किसी एक प्रकार के वीडियो में यदि आप न्यूज देख रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, किससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे पहचानता है और पहचान करके आपको अगले वीडियो का सजेशन प्रोवाइड करता है। तो ये मशीन लर्निंग की अवस्था हो जाती है। वहीं अगर हम लोग डीप लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग को क्रियान्वित करने की तकनीक हमारा डीप लर्निंग है। अब हो क्या गया कि डीप लर्निंग के अंतर्गत जो मशीन होगा वह स्वयं के अनुभव से इतना कुछ सीख सकता है कि स्वयं सारा कार्य करने में सक्षम है। वह स्वयं आपको सजेशन प्रोवाइड कर देगा, स्वयं से जो भी काम होगा वह कर सकता है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीनों शब्दावली आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग अगर सबसे पहली बार हम लोग देखें तो 1956 ईस्वी में जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्दावली का प्रयोग किया था। हम लोगों ने पूर्व में ही डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लिया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत एक चीज और ध्यान रखना है हमें कि डीप लर्निंग के अंतर्गत कि जो कंप्यूटर होगा गणनाएं करने के लिए विभिन्न लेयरों का प्रयोग करता है, न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करके यह गणनाएं करता है और स्वयं से निर्णय लेने में मशीन जो होगा वो सक्षम हो जाता है। अब यदि आप लोगों ने एक हॉलीवुड की मूवी आई थी टर्मिनेटर, टर्मिनेटर एक मूवी आई थी, अगर ये मूवी आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए। और इसमें एक रोबोट किस प्रकार से मनुष्य को मारने के लिए आता है और किस प्रकार से दूसरा रोबोट आता है कि यहाँ पर मनुष्य को बचाना है, तो उसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उन रोबोट्स को बनाया गया था और अपने निर्णय करने के लिए वह स्वयं स्वतंत्र था और अपने निर्णयों के द्वारा किस प्रकार से बचाता है तो उसमें यह बताया गया है। अब हम लोग इवोल्यूशन की अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इस पर काम सबसे पहले 1943 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और माना जाता है कि 1943 से इसका इवोल्यूशन प्रारंभ हुआ है। इसके पश्चात में हम लोग देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन का निर्माण हुआ 1950 में। 1956 में ही डार्टमाउथ आपका अमेरिका में है, यहीं पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के और यहीं पर जॉन मैकार्थी के द्वारा सबसे पहली बार इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को गढ़ा गया था और यहीं से माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। उसके पश्चात हम लोग आगे कालखंड में देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्तियों का निर्माण किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आ जाएगा 1977 ईस्वी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप ब्लू, आईबीएम ने एक नया कंप्यूटर बनाया था जिसे डीप ब्लू कहा गया और इसे शतरंज खेलने के लिए तैयार किया गया था, इसे सिखाया गया था शतरंज। यह स्वयं से शतरंज की चालों को सोच सकता था और तत्कालीन विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को इसने हराया था। डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव जो तत्कालीन चेस चैंपियन थे उन्हें पराजित किया था। इसके पश्चात हम लोग लगातार एआई का उपयोग देख रहे हैं और लगातार एआई के नए नए टूल्स आते जा रहे हैं। और जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज से 4 दिन पहले चाइना ने डीप सीक नामक एक नया आर्टिफिशियल चैटबॉट रिलीज किया और ये रिलीज होते ही संपूर्ण विश्व में इसने तहलका मचा दिया। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैटबॉट के रूप में हम लोग जानते हैं चैट जीपीटी को या फिर गूगल के जेमिनाई को जानते हैं। इसके अतिरिक्त अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का भी बिंग है और को-पायलट है। ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट है, चाहे हमारा एलेक्सा हो, गूगल का हमारा कीबोर्ड हो या अन्य बहुत सारी युक्तियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं और उसके द्वारा सीख करके आपको निर्णय प्रदान करती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। अब इसका कैटेगराइजेशन करेंगे, अगर विभाजन करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग विभागों में बांटा जा सकता है। सबसे कमजोर होता है हमारा वीक एआई, ध्यान रखिएगा वीक एआई को सबसे कमजोर माना गया है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
इसमें किसी प्रकार का कंसेंसस नहीं होता है कि उसे क्या करना है, उसे यह पता नहीं होता है मशीन को कि उसे क्या करना होता है, लेकिन वो मशीन इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होता है, लेकिन पता नहीं है उसे कि क्या करना है। वहीं स्ट्रॉन्ग एआई की बात करेंगे तो इसमें सिस्टम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से व्यवहार करता है और इसमें कॉन्सेंसस होता है, साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव माइंड भी होता है और इसे यह पता है कि इसे क्या करना है। नैरो एआई की बात करेंगे तो यह लिमिटेड होता है एक सिंगल टास्क को करने के लिए, जैसा हमारा आईबीएम का डीप ब्लू था, इसे केवल शतरंज खेलने के लिए ही सिखाया गया था, शतरंज के अलावा यह और कोई कार्य नहीं कर सकता था। जनरल एआई की बात करते हैं तो इसे विभिन्न प्रकार के वाइड रेंज में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में रख करके। तो जनरल एआई की जब बात करते हैं तो हमारा एलेक्सा की हम लोग बात कर लेंगे या अन्य एआई युक्तियां की बात कर लेंगे, तो वो जनरल एआई हो गए। और एक हाइपोथेटिकल एआई होता है सुपर इंटेलिजेंस एआई। और ध्यान रखिएगा जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई को भी आगे बढ़ करके जब ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाएगा किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वह आपका स्ट्रॉन्ग एआई होगा और इसे माना गया है हाइपोथेटिकल। विभिन्न विद्वानों का कहना है कि एक समय अपने अनुभवों से सीख करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि वो मनुष्यों को भी अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज बोला गया है विशेषज्ञों के द्वारा, ये ध्यान रखना है। और जब ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाएगा तो फिर मनुष्यों की क्या आवश्यकता रह जाएगी इस पृथ्वी पर। तो अगर आप लोग साईफाई मूवीज देखते हैं तो बहुत सारी मूवीज सुपर इंटेलिजेंस पे बनाई गई है, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यों के लिए ही खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब एडवांटेज ऑफ एआई की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसका बहुत सारा उपयोग है और बहुत ही एडवांटेज है इसका। साथ ही साथ ध्यान रखना है हमें कि अगर किसी चीज का गुण है तो उसका एक दोष भी उपलब्ध होता है, तो गुण और दोष इसमें दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे कि किसी भी अवकाश समय की इसे आवश्यकता नहीं होती। जैसे मनुष्य मनुष्य अगर कोई काम करता है तो उसे एक सर्टेन टाइम के बाद उसे रेस्ट करने की आवश्यकता होती है और लगातार एक साथ काम नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो मनुष्यों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की त्रुटि दर बहुत कम होती है और ये बेहतर शुद्धता और सटीकता के साथ में काम करता है। अब हम लोग अगर बात करें कि कहीं पर कोई ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा है और ऑपरेशन में अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी टांके जो होते हैं गलत लग जाते हैं या कुछ गलत तरीके से ऑपरेट कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम लोग किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट को सर्जरी करने के लिए ट्रेंड कर देते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर है कि क्या वह अपने काम में किसी प्रकार की त्रुटि करेगा। यदि उसे अपने एल्गोरिदम के अनुसार कार्य करना है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह त्रुटि रहित ऑपरेशन करने में सक्षम होगा, जिसे रोबोटिक रेडियो सर्जरी आदि करवाई जाती है आज के दिनों में। इसके अतिरिक्त मनुष्यों से ज्यादा बेहतर गति से यह काम करने में सक्षम है, आसपास के वातावरण से प्रभावित नहीं होगा। अब गर्मियों के दिन में हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में अगर हम लोग कोई शारीरिक श्रम का काम करते हैं तो चारों तरफ से पसीने से हम लोग तरबतर हो जाते हैं, लेकिन रोबोट की जब बात करेंगे क्या रोबोट में कोई पसीना आएगा? तो नहीं आएगा। तो आसपास का वातावरण चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। साथ ही साथ अगर हमें बोला जाए कि तुम एक ही काम को दिन भर में 100 बार करो तो ये काम हमारे लिए क्या हो सकता है, दोहराव वाला जो काम होता है वो थकाऊ और उबाऊ पूर्ण होता है। लेकिन रोबोट को जब एक ही काम के लिए ट्रेंड किया गया है तो बार बार एक ही काम करने के लिए तैयार रहेगा, वह मनुष्यों के स्थान पर वह काम लगातार कर सकता है और मनुष्य इससे क्या होंगे, बहुत जल्दी ऊब जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो पूर्वानुमानित तकनीक के माध्यम से उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा उस यह पूर्वानुमान लगा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो उपयोग कर रहा है उसका उसे क्या रिजल्ट चाहिए और अनुमान के आधार पर उपयोगकर्ताओं को बेहतर रिजल्ट ये प्रदान करेगा, जिससे कि उपयोगकर्ता जो भी यूजर होंगे उसके पास में एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हम लोग लिखते हैं ना गूगल में, वो जो हम लोग गूगल कीबोर्ड में यूज करते हैं कि हम लोग क्या टाइप करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या खोजेंगे या आगे हमें क्या करना है, इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो कभी टाइप हम लोग करते हैं तो ये देखिए कि टाइप करने के साथ में ऊपर में हमारा सजेशंस भी आता रहता है। इसके अतिरिक्त हम लोग अन्य क्षेत्रों में जब जाएंगे तो हमें सजेस्ट कर सकता है कि इस कलर का कपड़ा हम चूज कर सकते हैं रिटेल सेक्टर में, या इस कलर का ड्रेस हमें पहनना चाहिए, खरीदना चाहिए। हमारा फ्रिज की जब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईओटी के यूज में, तो फ्रिज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो चुका है और हमें हमेशा फ्रिज खोल करके देखने की आवश्यकता नहीं होगी।
कि फ्रिज में कौन सा सामान नहीं है। फ्रिज स्वयं हमें मैसेज कर सकता है कि ये इन्वेंट्री में हमारा सामान नहीं है, आप इसे परचेज करके वापस रिस्टोर कर लीजिए। तो इस प्रकार की चीजें हमें इससे प्राप्त हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त एक आसानी से सहायक के रूप में कार्य कर सकता है और नए विषयों पर हमें सलाह दे सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी यह काम करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, सोफिया नाम की एक रोबोट है, चैटबॉट है, जो कि मनुष्यों के साथ में ये बातचीत करती है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो रोबोट्स होंगे या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट हैं, वो तार्किक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वो लॉजिकल होंगे, उनमें भावनाएं नहीं होती हैं, और जब भावनाएं नहीं होंगी तो वह तर्क संगत रूप से कम या बिना किसी गलती के निर्णय ले सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग किसी के पास में जाते हैं और अपना उधार वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अगर देखें कि खराब है, तो हम लोग खुद ही बोल देते हैं कि छोड़ो, क्या करना है, 2 महीने के बाद दे देना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम रोबोट की बात करते हैं, किसी रोबोट को भेज दिया गया उधार वसूलने के लिए, तो उसमें तो भावनाएं है नहीं। वो क्या कहेगा कि भैया तुम लिए थे तो तुम दियो। लॉजिकली वो सोच रहा है, वो भावनात्मक रूप से नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर कम या बिना किसी गलती के तर्क संगत निर्णय लेने में रोबोट हमारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैटबॉट है वह युक्त होगा। इसके अतिरिक्त डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अगर हम लोग देखें डिसएडवांटेज क्या क्या इसके दोष हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसकी लागत बहुत ज्यादा है। आज भी अगर किसी चैटबॉट का आप लोग उपयोग करते हैं तो फ्री और पेड 2 वर्जन आता है। फ्री और पेड 2 वर्जन आता है। ध्यान रखिएगा, पेड अत्यधिक महंगा होता है और फ्री में लिमिटेड काम आप करने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो लागत यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है। यदि उन्हें कोई अपरिचित स्थिति का सामना करना पड़े तो निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम बच्चे को सिखाते हैं, तैरना सिखा दिए, लेकिन बच्चे को यह नहीं सिखाया कि दौड़ना कैसे है, तो बच्चा कभी नहीं दौड़ पाएगा। वो तैर पाएगा लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगा। ठीक यही स्थिति क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, क्योंकि हमने उसको ट्रेन किया है तैरने के लिए, तो वह दौड़ना कभी नहीं आएगा। और उसे जब दौड़ने का काम दे दिया जाएगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। जैसा हम लोगों ने आईबीएम के डीप ब्लू के साथ में देखा है, उसे केवल शतरंज खेलने के लिए ही ट्रेंड किया गया है। अगर उसे बैडमिंटन खेलने के लिए या बैडमिंटन के एनालिसिस के लिए बोल दिया जाए तो वह नीलबटा सन्नाटा हो जाएगा, वह कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर अपरिचित स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इसकी मरम्मत की भी लागत अधिक है। इसकी लागत के साथ ही साथ अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए, गलत हाथ में पड़ जाएगा तो बहुत एक विनाशकारी दुर्घटना हो सकती है। ये आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया तो आतंकवादी इसका प्रयोग कर सकते हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए यह अहितकर साबित हो सकता है। साइबर फ्रॉड की अगर हम लोग बात करें, साइबर फ्रॉड भी आजकल के हम जमाने में जो हमारा हो रहा है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, या हम लोग हाल ही में देखे हैं डीप फेक का मामला अभी बहुत बार चला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की गई थी कि किसी का शरीर और किसी का चेहरा लगा करके हम किसी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। ये डीप फेक का मामला आया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की चुनौतियां इससे उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। अब जहां पर काम, एनालिसिस का काम अगर हम लोग देखें कि 10 लोग बैठ करके कर रहे हैं, वहीं पर अब अगर काम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के चैटबॉट करने लगे या रोबोट्स करने लगे, तो मनुष्यों को वहां पर से उनके रोजगार से हटाना पड़ेगा। उन्हें रोजगार का, बेरोजगार होने का खतरा पड़ा रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेज में कि इसका एथिकल कंसर्न या नैतिक मुद्दे जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब अगर हम लोग नैतिक मुद्दों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो कंटेंट है, मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये चीज लिया हुआ था। तो यहाँ पर 9 एथिकल इश्यूज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बता रहा है। सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट की चर्चा हम लोग कर ही लिए हैं। दूसरा है इनइक्वालिटी, असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से जो वेल्थ क्रिएट करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट, तो हम लोग जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है, ये जो रोबोट उपयोग वेल्थ क्रिएट करेगा रोबोट, तो इसका वेल्थ हम लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या रोबोटों को भी इस लाभ में हिस्सा प्राप्त होगा?
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मशीन जो है, मशीन का जो व्यवहार है वह किस प्रकार से मानव के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और ये यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या ह्यूमैनिटी को ये प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि इसमें भावनात्मक समझ नहीं है। भावनात्मक समझ रोबोट्स में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है, क्योंकि वो हर चीज सोचेगा तो तार्किक सोचेगा, भावनात्मक सोच उसमें नहीं है। एविल जेनिसिस है, ये ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त हम लोग प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अब कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न हो जाएंगे जो हमने सोच करके नहीं रखे हैं, और मशीनों के आने के उपरांत इस प्रकार के जब मुद्दे उठेंगे तब उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे ये हमें पता नहीं है। आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी हो सकता है कि अब हम लोग आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी के अगेंस्ट में किस प्रकार से स्वयं को रक्षित करेंगे, क्योंकि गलतियां उसने की है तो किसी मनुष्य को किस प्रकार से वहां दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी हमारा रोबोट होगा उसके पीछे उसको चलाने के लिए कोई ना कोई मनुष्य जिम्मेदार है। तो अगर उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती की जाती है तो सजा किसे मिलेगी? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट या रोबोट या फिर उसको चलाने वाले किसी मनुष्य को। तो सबसे महत्वपूर्ण है रोबोट्स रेसिस्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाइस से भी भरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये बाइस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बाइस्ड है। अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, और विचारधारा के अनुसार वह उस चीज को उसके एल्गोरिदम में डाल सकता है। अब डीपसीक की ही बात हम लोग ले लें तो हाल ही में जब ये लॉन्च हुआ था तो एक क्या बोलते हैं इसे, स्क्रीनशॉट भी काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा था। डीपसीक से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो डीपसीक ने बताया कि उत्तर प्रदेश भारत में, लेकिन जब पूछा गया अरुणाचल प्रदेश के विषय में, अरुणाचल प्रदेश के विषय में जब डीपसीक से पूछा गया तो डीपसीक ने बताया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और डीपसीक चाइना के द्वारा विकसित किया है। और हम लोग जानते हैं कि चाइना के द्वारा नॉर्थ ईस्ट और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा, अनधिकृत दावा किया जाता है, अधिकृत नहीं, ये ध्यान रखिएगा, अनधिकृत दावा किया जाता है, और मानता है कि वह चीन का हिस्सा है। लेकिन पता नहीं चाउमीन चीन क्या खाता है, तो हम लोग को पता चल गया कोविड में इतने सारे वीडियो आ गए कि चीनी लोग क्या खाते हैं। तो खैर एक अलग विषय है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बायस्ड हो सकता है। सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी का कंसर्न। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग अपने एडवर्सरी से किस प्रकार से सेफ रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर डेटा का प्रयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी अनिवार्य हो जाएगी, और इस डेटा को एडवर्सरीज अपने हित के लिए उपयोग कर सकता है। सिंगुलैरिटी की बात करेंगे, अब वह सर्वोच्च स्थिति पहुंच सकती है कि जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वयं को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कर ले और मनुष्यों के नियंत्रण से बाहर निकल जाए, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, जब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो जाएगा तो उस परिस्थितियों में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, मानव के अधिकारों की बात करते हैं, तो यहाँ पर रोबोट्स के भी अपने अधिकार हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे तो वो रोबोट्स के राइट्स की भी बात करने लगेंगे। तो हम लोग रोबोट राइट्स को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? क्या हम लोग रोबोट राइट्स को ह्यूमन राइट के समान ही भी व्यवहार करेंगे, या उसमें कोई समानता होगी, या अलग अलग डिफरेंसेस होंगे? तो ये सभी नैतिक मुद्दे हैं, 9 एथिकल इश्यूज, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको ये मुद्दे ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, और हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में ये आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग डायग्राम का उपयोग भी वहां पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो दिग्गज आईटी क्षेत्र के, संपूर्ण विश्व के दो सबसे बड़े दिग्गज का स्टेटमेंट है, और दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक हम लोग देखते हैं आपका सबसे पहले एलन मस्क का। तो एलन मस्क साहब का कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, न्यूक्लियर वेपन से भी ये ज्यादा खतरनाक है। और यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्वयं को सुपर इंटेलिजेंस की अवस्था में इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये स्वयं को परिवर्तित कर दिया, तो यह संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ये एलन मस्क का कहना, ये ध्यान रखिएगा। वहीं हमारे दिग्गज बिल गेट्स का कहना है कि ये इनका ठीक एलन मस्क से उल्टा विचारधारा। इनका कहना है कि एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और इसके अपने इम्प्लीकेशंस है, और ये मानव जाति के लिए ये बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ये बिल गेट्स का कहना है, और दोनों दो दिग्गज हैं आईटी सेक्टर के भी और संपूर्ण विश्व के भी। संपूर्ण विश्व के लोग इनकी बातों को भी मानते हैं।
अब आते हैं एप्लीकेशंस की। ये तो सारा कुछ हो गया। अब एप्लीकेशन की अगर हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं तो इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर केवल हम लोग डायग्राम के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है। तो मशीन लर्निंग का उपयोग हम लोग क्रॉप के फसल के मैनेजमेंट में प्रबंधन में कर सकते हैं। अब हमारे पास में अलग अलग डेटा आते हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, उस डेटा को एनालाइज करके हम लोग फसल की उत्पादकता और उसके उत्पादन में दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। क्या क्या डेटा होगा? तो हमारा वेदर पैटर्न कैसा है, मौसम का पैटर्न हमारा कैसा है, हमारा जो मृदा है उसका हेल्थ कैसा है या उसकी क्वालिटी कैसी है, और क्रॉप एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या क्या है। तो इन सभी डेटा को अगर हम लोग एक साथ में मिला करके मशीन लर्निंग में ऐड कर देते हैं तो वह हमें सही समय पर बुआई कब करना है, कब फसल में सिंचाई करना है, कब कीटनाशक का प्रयोग करना है, कब उर्वरकों का प्रयोग करना है और कब फसल की कटाई करनी है, ये सारा कुछ हमें एनालाइज करके दे देगा और कितना उत्पादन होगा और उसकी उत्पादकता क्या होगी। वहीं अगर हम लोग आईओटी के साथ में सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे सॉइल में मॉइस्चर है या नहीं है, ये रियल टाइम डेटा हमें दे रहा है, ध्यान रखिएगा। आईओटी के माध्यम से हम लोग रियल टाइम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। तो सॉइल में हमारा मॉइस्चर है या नहीं है, गर्मी है, उसमें को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है, मौसम और जो हमारा सॉइल है उसका टेम्परेचर कैसा है, उसमें ह्यूमिडिटी है या नहीं है, चाहे आपका वातावरण हो हमारा या फिर सॉइल हो, दोनों में ह्यूमिडिटी है ही नहीं है या नहीं है। तो उसके माध्यम से हम लोग सिंचाई का प्रबंध भी कर सकते हैं, सभी चीजों का हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। कितनी मात्रा में चाहिए तो हम लोग यहाँ पर जल संरक्षण भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देख सकते हैं कि कैमरा का उपयोग करके हम लोग फसल के हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म कैमरा हम लोग इंस्टॉल कर देंगे अपने अपने खेतों में और उसके माध्यम से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं कि हमारा जो खेत है उसके जो प्लांट है वो प्लांट किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, क्या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्लांट का हेल्थ कैसा है, और अगर हेल्थ में कोई इश्यू है तो यह हमें उसको समाप्त करने का सुझाव भी दे सकता है कि किस प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करना है, किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग करना है, उसकी मात्रा क्या होगी। साथ ही साथ रोबोटिक्स एंड ड्रोन का उपयोग हम लोग करेंगे। ड्रोन दीदी योजना भी आई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ड्रोन का उपयोग भारतीय कृषि क्षेत्र में। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोग अपने फसल पर अपना मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही साथ कीटनाशक का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही सिंचाई कब करनी है या नहीं करनी इस सब की निगरानी भी हम लोग कर सकते हैं, और रोबोट्स का प्रयोग हम लोग कृषि उपकरणों में कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांटिक्स डीप लर्निंग एप्लीकेशन का विकास वर्लिन की एक कृषि तकनीक स्टार्टअप फीट के द्वारा विकास किया गया है। और इसका उपयोग करता क्या है, तो मिट्टी में संभावित दोषों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान करता है और उसको दूर करने के उपाय यह प्रदान करता है। क्रॉप्टिक्स की बात करेंगे तो क्रॉप्टिक्स का उपयोग केन्या में ग्रामीणों के द्वारा फसल रोगों के निदान के लिए किया जाता है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है क्रॉप्टिक्स, और इसमें एआई का उपयोग किया गया है। वहीं हम लोग देखते हैं भारत में तो माइक्रोसॉफ्ट ICRIST एआई बुआई ऐप का प्रयोग किया गया है, जिसका उपयोग करके भारतीय किसान सही समय पर अपने फसल को बोते हैं और इससे संबंधित यह चैटबॉट सलाह देता है। अगर हम लोग यहाँ ध्यान रखना है हमें कि अलग अलग स्लाइड में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाला हुआ है, आप लोगों की सुविधा के लिए। पीडीएफ प्राप्त करना होगा इसका तो टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जा सकते हैं, वहां पे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो कर लेने होंगे, उसके अनुसार ही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। ये पेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की देखभाल के क्षेत्र में हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखें कि 2020 से 22 तक हम लोग कोरोना आउटब्रेक में फंसे हुए थे, तो किसी भी प्रकार की भविष्य में आने वाली महामारी के आउटब्रेक का प्रिडिक्शन एआई कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस प्रकार से हम लोग 2 साल लॉकडाउन की अवस्था में बंद अपने घरों में रहे थे, तो यदि कोई हमारे पास में इस प्रकार का मशीन होता जो कि इसका प्रिडिक्शन कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था, तो उस भविष्यवाणी से हम लोग न केवल लाखों जीवन को बचा पाते, अपितु जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी कार्य करना था, जैसे हमारा वैक्सीन का विकास करना था, उसमें हम लोग त्वरित ढंग से वैक्सीन का और भी जल्दी हम लोग वैक्सीन बना सकते थे। तो इस प्रकार से आउटब्रेक का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं।
मेडिकल इमेज के डायग्नोसिस में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सोफिया नर्स, सॉरी सेंसली की मॉली, हाँ सोफिया भी नर्स है, ये ध्यान रखिएगा। सेंसली की मॉली एक नर्स है जो चैटबॉट है, ध्यान रखिएगा। एआई संचालित एक नर्स है मॉली। और यूसीएसएफ और यूके के एनएचएस द्वारा मरीज, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, यूसीएसएफ का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, यूसीएसएफ, और यूनाइटेड किंगडम के एनएच नेशनल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा मरीजों के साथ बातचीत करने के लिए इस मॉली का विकास किया गया है। और जैसे ही हम लोग मौली को बताते हैं अपना कि मेरे पास में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई, तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अभी टेली मेडिसिन का दौर चल रहा है, टेली मेडिसिन की बात होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं टेली मेडिसिन में भी। ड्रग डिस्कवरी में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में उपयोग करेंगे। मेडिकल रोबोट्स की बात हो रही है, मेडिकल रोबोट्स का उपयोग विभिन्न हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है और इनके माध्यम से मरीजों के ऊपर में निगरानी भी रखी जाती है। हमारा जो हेल्थ रिकॉर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग रख सकते हैं और एआई के माध्यम से उसे एक्सेस करके मरीज को क्या डायग्नोसिस करना है या पिछली बार क्या डायग्नोसिस किया गया था उसका, उसके विषय में उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री हम लोग एक साथ में निकाल सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल की बात करेंगे तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग इसका उपयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार के दवाइयों और वैक्सीन के निर्माण में एआई का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑक्सफोर्ड अस्पताल कृत्रिम बुद्धि एप्लीकेशन। ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन का हॉस्पिटल है, यह ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी भी है। वहां के अस्पताल में एआई का उपयोग एक एप्लीकेशन में किया जा रहा है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर के लिए स्कैन का उपयोग किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब उस एप्लीकेशन को इतना अनुभव हो जाएगा, इतनी सीख प्राप्त हो जाएगी कि वह बताने लगेगा कि उस मरीज को किस प्रकार से डायग्नोसिस करना है यदि उस प्रकार की तस्वीर या इमेज उसके पास में उपस्थित हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे बेहतर प्रभाव हमारा शिक्षा के ऊपर पड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात कही गई है। ऑटोमेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क किया जा सकता है, यानी हम लोग ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं इसमें। और जनरली इसमें क्या होगा कि टीचर्स का ट्रांसफर, किसे किस क्लास में जाना है, कब जाना है, तो ये हम सारा चीज इसमें कर सकते हैं। स्कूलों में अगर कोई शिक्षक उपस्थित नहीं है तो उन शिक्षक के स्थान पर किस शिक्षक को हम लोग कहां पर भेजेंगे, तो ये सारा चीज यहाँ पे ऑटोमेट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को भी। इंटरैक्टिव एजुकेशनल कंटेंट बनाया जाएगा और आजकल के दिन में हम लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो कंटेंट तैयार होता है पढ़ाई का वो कैसा इंटरैक्टिव होता है, तो एआई की मदद से हम लोग ये बना सकते हैं जिससे कि हमारी समझ और ज्यादा विकसित हो सकती है। हायर एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन हम इसमें हो सकता है। स्किल गैप एनालिसिस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज है कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, तो उस डिमांड के आधार पर हम लोग अपना जो प्रशिक्षण या शिक्षण कार्यक्रम है उसमें सुधार कर सकते हैं, तो स्किल गैप जो होगा वो हमारा भर जाएगा। डेटा बैक फीडबैक होगा कि प्रत्येक स्टूडेंट का अपना एक अलग डेटा बेस होगा और उस डेटा बेस के माध्यम से हम लोग उसका फीडबैक तैयार कर सकते हैं। 24/7 ये उपलब्ध होगा, ये न थकेगा न सोएगा, ये 24/7 365 ये अपना काम करेगा और बच्चों को पढ़ाता रहेगा, चाहे एक बच्चा भी क्यों ना बैठा हो। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो यह ड्रॉप आउट की भविष्यवाणी करेगा कि कितने बच्चे आगे कक्षा में नहीं गए हैं, वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो ड्रॉप आउट की भविष्यवाणी करेगा। स्कूलों में मांग आपूर्ति के अंतर पर आधारित विश्लेषण का उपयोग करके स्वचालित शिक्षक पोस्टिंग और स्थानांतरण प्रणाली का विकास करेगा, जो कि हम लोगों ने ऑटोमेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में देखा था। पियर्सन का राइट टू लर्न सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है और इस सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो छात्रों में उनका लेखन कौशल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, संकेत और युक्तियों देने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं उनमें लेखन कौशल का विकास किया जा सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है और बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। शहरी नियोजन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, शहरों में हम लोग बुनियादी ढांचे के अनुकूलन, सेवा वितरण, भीड़ प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और जल एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी
कि बैंडिकूट, ध्यान रखिएगा, बैंडिकूट एक सीवर सफाई रोबोट है। ध्यान रखिएगा, सीवर सफाई रोबोट है और इसके माध्यम इसका जो निर्माण किया गया है यह केरल में इंजीनियरों के द्वारा किया गया है और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सीवर सफाई रोबोट बैंडिकूट काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि अस्पृश्यता के उन्मूलन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना योगदान दे रहा है, साथ ही साथ शहरी नियोजन के मामले में भी। अन्य चीजों की बात करेंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि पॉल्यूशन के ऊपर में कंट्रोल रख सकता है। आज के दिन में हमारे पास में अपडेट आता है कि आपके बाहर का कैसा स्थिति है। आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूशन से संबंधित हमारे पास में डेटा आता है कि बाहर का मौसम कैसा है, एक्यूआई लेवल क्या है, पॉल्यूशन है या नहीं है। तो इस चीज को भी हम लोग देख सकते हैं। मोबिलिटी की बात करेंगे, चाहे आपका बाइक हो, चाहे सेल्फ ट्रांसपोर्ट हो, बस, ट्रेन, ये सब कार पूलिंग आदि का भी, मोबिलिटी का भी हम लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं और इसके माध्यम से हम लोग यातायात प्रबंधन कर सकते हैं। क्लाइमेट की बात करेंगे कि बाहर का क्लाइमेट हमारा कैसा है, रेनी डे है, हीट है, कूल है या क्या है, यूवी का स्टेटस क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज का स्टेटस क्या है, कितना आ रहा है, छतरी की आवश्यकता है, गर्मी है, वर्षा हो रही है। तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एनर्जी की बात करेंगे तो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, मोबिलिटी आदि में एनर्जी सेक्टर, एनर्जी कितना एनर्जी का उपयोग हो रहा है, इससे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। डेंसिटी और सोशियो इकोनॉमिक आदि भी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो शहरी नियोजन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। परिवहन के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात आ गई। टेस्ला जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, टेस्ला जो है बिना ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, स्वयं चलाएगा। स्मार्ट एंड कनेक्टेड बसेस हैं, बस क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि फिजिकल फॉर्म में जुड़ रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना है हमें। सेंसर्स हो गए, सीसीटीवी कैमरे हो गए, नंबर प्लेट पहचान करने वाले स्वचालित कैमरे हो गए। हाईवेज पे चलाइए 200 की रफ्तार से, हुडी बाबा बनते हैं तो अचानक से हमारे घर पर एक हुडी बाबा करता हुआ एक लिफाफा पहुंच जाता है, पता चलता है कि 5,000 रुपए का चालान हमें भरना होगा। तो भैया हमें किसी ने पकड़ा ही नहीं, तो पकड़ा कौन? तो हमारा ये स्वचालित कैमरा पकड़ा, जो कि नंबर प्लेट को पहचान करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कैप्चर किया और डेटाबेस में आइडेंटिफाई किया कि यह नंबर कहाँ है, कहाँ का है, किसका एड्रेस है। तो उस एड्रेस पे 5,000 का चालान भेज दिया गया। गति पहचान वाले कैमरे हैं कि आप कितनी गति से जा रहे हैं, 200, 300, 400 या 50 या 40, वो भी है। सिग्नल युक्त पैदल यात्री क्रॉसिंग सहित एआई आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली का विकास हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन यात्राओं में पूर्वानुमान लगाने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं और हमें यह पता नहीं है कि कितने बजे आएगी, ट्रैफिक जैम की स्थिति क्या है, तो एआई उस पूरे रूट को मैप करके बता सकती है कि वह बस कितनी देर में आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने वाली। तो पूर्वानुमान लगा करके परिवहन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। पार्किंग में स्पेस है या नहीं है, पार्किंग लॉट में स्पेस है या नहीं है, हम कार को कहाँ पार्क करें, अपने व्हीकल्स को कहाँ पार्क करें, वहां पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें वर्तमान समय में तो पिट्सबर्ग और अमेरिका आदि में स्मार्ट पार्किंग गैराज का और बुद्धिमान यातायात संकेत का उपयोग किया जा रहा है कि कहाँ पर किस लेन में या किस एरिया में ज्यादा ट्रैफिक है और कहाँ पे हमें कितनी देर तक रोकना है, कितनी देर तक रेड लाइट को जलाए रखना है, कितनी देर तक हरी लाइट्स को जलाए रखना है, ताकि वहां पर जाम की स्थिति न बने। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है इस पिक्चर के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में, यह भी आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। खुदरा रिटेल के सेक्टर में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्राहक मांग की प्रत्याशा, ग्राहक इतना ज्यादा मात्रा में डिमांड कर रहा है और इस डिमांड के आधार पर जो रिटेल व्यवसायी होंगे अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। अगर डिमांड जिस चीज की ज्यादा है उसे इन्वेंट्री में हम लोग ज्यादा भरेंगे, ज्यादा लाएंगे, इससे हमारा बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और अनावश्यक रूप से हमारे सामान अन्य सामानों पर हम लोग को ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुशल वितरण प्रबंधन कर सकते हैं और ग्राहकों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। तो ये रिटेल सेक्टर में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे आपका कस्टमर सर्विस हो, प्रोडक्ट डिजाइन की बात करेंगे कि ग्राहक किस प्रकार का डिमांड कर रहा है, नहीं इसमें सत्तू के साथ में थोड़ा सा नमक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के चीजों के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे चीजों को पकड़ करके प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोक्योरमेंट में करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात हम लोग कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त उदाहरण की बात करेंगे तो जापान में एक पीपर मानव सदृश रोबोट है, ध्यान रखिएगा, पीपर नाम का एक मानव के समान दिखने वाला एक रोबोट है जो कि ग्राहकों के साथ बातचीत करता है। और सबसे बड़ी बात है
ये मानवीय भावनाओं को समझ सकता है। यदि हम लोग जाकर के किसी जगह पे पीपर के साथ बात करेंगे और वहां की सर्विस अगर हमें अच्छी नहीं लगी तो हम लोग क्रोधवश बोलेंगे, हट हटा, ठीक नहीं है। तो वो रोबोट समझ जाएगा कि यह किस लिए ये शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, यानी हमारी सर्विस उसे अच्छी नहीं लगी। तो पीपर अपना जो फीडबैक है वह फीडबैक कंपनी को देगा और कंपनी अपने सर्विस को सुधारने का प्रयास करेगी। तो रिटेल सेक्टर में हो गया। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी इसका उपयोग हो सकता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, पूर्वानुमानित रखरखाव करने में, रसद कितना है हमारा, और गुणवत्ता आश्वासन में यह हम लोग एआई का उपयोग कर सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जनरल इलेक्ट्रिक का एक है आपका ब्रिलियंट मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका की कंपनी है, और ये जनरल इलेक्ट्रिक की जब हम लोग बात करते हैं तो हवाई जहाज के इंजनों का निर्माण करती है, ये ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने और लागत को कम करने, और डिजाइन इसे किया गया है लागत को कम करने के लिए। तो जनरल इलेक्ट्रिक का ब्रिलियंट मैन्युफैक्चरिंग बेहतर आइडियाज देता है ताकि जो संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया है उसकी लागत को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, इनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट को और कितना बेहतर बनाया जाए। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस प्रोडक्ट के प्री मॉडल को या रीमॉडल को फिर से बना सकता है। कस्टमाइजेशन करेगा और पर्सनलाइजेशन। अब किसी को चाहिए कि हम भैया दाहिना तरफ नहीं बैठना है, हम बाएं तरफ वाला स्टीयरिंग व्हील चाहिए, तो वो सब चीजें हमें उपलब्ध करवा सकता है कौन, कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन के मामले में। कलर स्कीमा हमें बता सकता है, कार्स के इंटीरियर्स की बात कर सकता है कि हमारा कार कैसा दिखना चाहिए अंदर से। तो ये सारी चीजों को जहां एक मानव अगर बना रहा है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है तो उसमें समय और लागत दोनों की बचत हो जाती है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, कंपटीटिव एडवांटेज मिल जाएगा हम लोग को। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम लोग ज्यादा, और कंप्लायंस, सेफ्टी और कंप्लायंस का इशू जो रहता है हमेशा हम लोग देखते हैं, हमारे व्हीकल्स की बात करेंगे तो वहां पर सेफ्टी और कंप्लायंस का इश्यूज रहता है, तो उसे दूर करने के लिए हम लोग इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। हमारा इफिशियंसी और अधिक इंप्रूव हो जाएगा इसका उपयोग करने से। अब ऊर्जा के क्षेत्र की बात करेंगे तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो जाएगा। तो ऊर्जा प्रणाली मॉडलिंग में अब किसी भी क्षेत्र में कितने घंटे कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसके आधार पर हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं विश्लेषण के माध्यम से, और मांग और बुनियादी जो मांग और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रबंधन होगा वो भी हम लोग इसके माध्यम से करेंगे, और ऊर्जा कुशल इमारतों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, अगर मैं इस कमरे में नहीं बैठा हूँ तो अगर किसी प्रकार से लाइट जली हुई रह गई, मैं यहाँ से निकल गया अपने सेंटर से, तो लाइट जली हुई तो अनावश्यक रूप से जल रही, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहाँ पर जितने भी बल्ब हैं उसमें कर दिया जाए तो अगर कोई ह्यूमन को वो डिटेक्ट नहीं करेगा एक सर्टेन आवर के बाद में, तो स्वयं ही क्या करेगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऊर्जा कुशल इमारतों में इस प्रकार की चीजों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रूप में हम लोग देखें तो ईवी लाइन जर्मनी में एक ग्रिड ऑपरेटरों को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में इसका विकास किया गया है, जो ग्रिड ऑपरेटरों को एआई का उपयोग करके अगले 48 घंटों में कितना नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है उसकी गणना करके उसे बताता है कि भैया आपको 100 मेगावाट का उत्पादन करना है या 110 मेगावाट का उत्पादन करना है। तो इसी के आधार पर उत्पादन होगा, तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे उभर करके सामने आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी, तो आप लोग इस डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं उसके लिए। अब रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बुद्धिमान और स्वायत्त मानव रहित हथियार प्रणालियां, अब युद्ध के क्षेत्र में लड़ने के लिए कोई जाएगा तो कोई मनुष्य ही प्राचीन काल से जा रहा है। अब यदि बिना किसी मनुष्य के गए हुए कोई रोबोट जाता है तो वहां पर मानवीय क्षति उत्पन्न नहीं होगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा एक टैंक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मुंत्रा टैंक मानव रहित टैंक है, जो कि निगरानी और हमला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह दूर से बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अब परिस्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि अगर मुंत्रा को हम लोग उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड या इनबिल्ड कर दें तो वह अपना निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र हो जाएगा और स्वयं ही दुश्मनों की पहचान करके उसे डिस्ट्रॉय करेगा, उसे तबाह कर देगा। तो बुद्धिमान और स्वायत्त
स्वायत्त मानव रहित हथियार प्रणालियों के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। सामरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा सकता है। अब सामरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक युद्ध में सेना का अपना एक अलग क्या बोलते हैं विश्लेषण होता है, या उनका एक अपना अलग रणनीति होता है, और वह रणनीति सामने वाले या दुश्मनों की कमजोर नीति या उनकी कमजोरियों का फायदा उठा करके हम लोग उस प्रकार की रणनीति का विकास करते हैं। अब दुश्मन की स्थिति की कमजोरियों का फायदा उठा करके युद्ध क्षेत्र में तत्काल ही उस सूचना को तत्काल ही एक रणनीति बनाई जाएगी जो कि दुश्मन की कमजोरियों को फायदा उठा करके बनाई गई है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एआई सक्षम डेटा फ्यूजन, सूचना प्रसंस्करण और खुफिया विश्लेषण के माध्यम से इस प्रकार की रणनीति का विकास किया जा सकता है, और फिर हम लोग दुश्मन के ऊपर में हमला करेंगे और हमला करके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। इसके अतिरिक्त साइबर रक्षा और साइबर युद्ध में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एआई पावर्ड प्लानिंग टूल है यूएसए का, जो कि एक्चुअल या रियल टाइम रणनीति बनाती है और उसे सभी के पास में भेजती है और दुश्मनों पर हमला करती है। यहाँ पर हम लोग देखें तो ऑटोनोमस वेपन्स एंड टारगेट रिकॉग्निशन की बात हो गई, पहले ही हम लोग कर लिए। सर्विलेंस की बात कर सकते हैं, यहाँ पर मानव सर्विलेंस करने के लिए जाते हैं या जानकारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर मानव को न भेज करके हम लोग क्या भेजेंगे, किसी रोबोट या किसी अन्य चीजों को भेज सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होगी। साइबर सिक्योरिटी की बात हो गई, होमलैंड सिक्योरिटी हो गई, आपका मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का हो जाएगा हमारा। ऑटोनोमस व्हीकल की बात हो जाएगी, और आज के दिन में ऑटोनोमस व्हीकल्स की काफी चर्चा होती रहती है, ध्यान रखिएगा। और युद्ध क्षेत्र में भी इसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, यहाँ पर मानवीय क्षति को कम करने के लिए। रोबोट्स का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में, चाइना का बहुत सारा वीडियो हम लोग देख सकते हैं या यूएसए का, जिसमें कि रोबोट्स का उपयोग किया जा रहा है और इन रोबोट्स के माध्यम से युद्ध में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कुत्ता कुत्ता वगैरह, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा या कहाँ पे किया जाएगा। या हो गया हमारा स्नेक रोबोट। स्नेक रोबोट, अब कोई ऐसा जगह है जहां पर हमें घूम घाम करके जाना है तो स्नेक रोबोट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अन्य चीजें हैं तो इसके अतिरिक्त कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और कृत्रिम रूप में, कृत्रिम वातावरण में यह हमें युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति बना करके देगा और हमें बताएगा कि आपको किस प्रकार से रिएक्शन करना है, ताकि आपकी क्षति हुए बिना आप दुश्मनों को समाप्त कर पाए। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग रक्षा क्षेत्र में कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं जो कि वैश्विक स्तर पर है, कि वैश्विक स्तर के विभिन्न देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि सभी देशों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए फंड्स वगैरह जो वित्तीय सहायताएं हैं वह अपने संस्थानों को दी जा रही है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने अपनी विभिन्न एआई कंपनियों को सब्सिडी दिया है, ये ध्यान रखिएगा। रिसर्च करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीन के द्वारा अपने संस्थानों को दिया गया है, क्या बोलते हैं इसे, सब्सिडी दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये जुलाई 2017 में प्रकाशित उसकी रणनीति से हमें पता चलता है। अमेरिका की बात करेंगे जो काफी आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और इसने एआई रिपोर्ट दिसंबर 2016 में प्रकाशित की थी। उसके माध्यम से हमें पता चला कि 2017 में एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने लगभग 2.4 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं। वहीं यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए जो फंड खर्च हो रहा है उसे बढ़ा दिया है। और यह इसका प्लान है यूएसए का कि 1000 गवर्नमेंट सपोर्टेड पीएचडी रिसर्चर होने चाहिए इसके पास में 2025 तक, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी धारक होंगे। और इनका एक ट्यूरिंग फेलोशिप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छात्रों को सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त यूएई बात करेंगे, यूएई की, तो ये इसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और इसने मिनिस्ट्री ऑफ एआई की स्थापना की। आर्टिफिशियल मिनिस्ट्री की स्थापना यूएई के द्वारा की जा चुकी है। अब आते हैं कि भारत को क्या आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम लोगों ने देखा था इसके डिसएडवांटेज में कि इसकी लागत बहुत ज्यादा है, इसकी लागत बहुत ज्यादा है, या फिर इसका आफ्टर सेल या मरम्मत लागत जो है वह भी ज्यादा है। तो भारत के लिए क्या आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम लोगों ने देखा था कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है इसके डेटा के एनालिसिस के द्वारा। तो आर्थिक लाभ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत के वार्षिक वृद्धि दर की जब बात होगी तो एक्सेंचर का अनुमान है
कि 2035 तक यदि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंकॉर्पोरेट कर लेता है अपनी अर्थव्यवस्था में, तो भारत की वृद्धि दर 1.3% अंक तक बढ़ सकता है। जो 6.7 या 6.8% पर रहता है, वो सीधा 1.3% बढ़ करके आपका हो जाएगा 8.1% कब? तो 2035 तक। व्यावसायिक अवसर की बात करेंगे तो एआई तकनीक विकसित करने पर अगर हम लोग देखते हैं तो विकसित देश काफी ज्यादा आगे हैं, चाहे आपका चाइना हो, आपका यूएसए हो, ब्रिटेन हो या यूरोपियन कंट्रीज हो। लेकिन जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वो इस दिशा में उतना ज्यादा आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो खर्च है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि भारत के लिए यह एक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध करा सकता है, और भारत अपने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग या इसका विकास करके जो शेष विकासशील देश हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं या अल्प विकसित राष्ट्रों में उनकी जरूरतों के अनुसार इसका व्यापार कर सकता है। वहीं अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं तो हमारा सामाजिक विकास भी काफी ज्यादा होगा और समावेशी वृद्धि या इंक्लूसिव ग्रोथ भी हमारा हो सकता है। साथ ही साथ हम व्यापार की अगर बात करेंगे तो भारत में एआई केंद्रित स्टार्टअप्स में काफी वृद्धि हुई है, और पीडब्ल्यूसी का एक शोध है उसमें कहा गया है कि भारत में 36% जो बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं उन्होंने एआई टेक्नोलॉजीज में अपना काफी ज्यादा निवेश किया हुआ है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग का अगर हम लोग वर्तमान सालाना राजस्व देखेंगे तो यह 180 मिलियन डॉलर है, और आगे यह काफी ज्यादा इसे बढ़ने की संभावना विशेषज्ञों ने जताई है। रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे तो रक्षा क्षेत्र में भी डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के या भारत की अन्य रक्षा संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों का विकास किया गया है, और ये उपकरण अगर हम लोग बात करेंगे तो पैसिव सस्पेंशन वाला पहिएदार रोबोट है, स्नेक रोबोट है, टांगों वाला रोबोट है, दीवार पर चढ़ने वाला रोबोट है, रोबोट संतरी है। अब सोचिए कि दीवार के उस ओर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है और हमारा जो पड़ोसी देश है वही हमारे यहाँ पे आतंकवादियों को भेजता है। तो दीवार पर चढ़ने वाला रोबोट अगर दीवार के पार आतंकवादियों को जाकर के देखे और उसे वहीं पर न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करे, तो मानवीय क्षति या हमारी जो सेना की जो क्षति होती है वह क्षति कम हो जाएगी। रोबोट गया, दूसरा रोबोट आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब मानवीय क्षति होती है तो न केवल सेना अपितु उस परिवार के सदस्यों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन सभी रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग काम करेंगे तो मल्टी एजेंट रोबोटिक फ्रेमवर्क विकास कर रही है CAIR नामक एक संस्था है भारत की, और इसमें मानव सैनिकों के रूप में काम करने वाले रोबोट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर संतरी के रूप में हम लोग मानवीय रोबोटों का उपयोग कर रहे हैं जो तत्काल निर्णय लेने में सक्षम होंगे, तो अगर हमारे जो संतरी होंगे और किसी भी कंडीशन में आतंकवादी हमला होता है हमारे किसी भी प्रतिष्ठान पर, तो हम मानवीय क्षति वहां पे नहीं होगी। क्या होगा? रोबोट ही वहां पर क्षत विक्षत हो सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट और फोरस हेल्थ के साथ में नीति आयोग ने अपना हाथ मिलाया है और एक पायलट प्रोजेक्ट है के रूप में डायबिटिक रेटिनोपैथी का शीघ्र ही पता लगाने की तकनीक शुरू की है। ये ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग माइक्रोसॉफ्ट और फोरस हेल्थ के साथ में विकास किया गया। फोरस हेल्थ ने त्रिनेत्रा को विकसित किया है, और त्रिनेत्रा जो है सामान्य नेत्र समस्याओं का पता लगाने के लिए विकास इसका किया गया है कि आपकी आंखों में किस प्रकार की समस्याएं हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संभव हो पाया है। कृषि की बात करेंगे तो कृषि में नीति आयोग ने IBM के साथ में सहयोग किया है और किसानों को वास्तविक समय पर सलाह देने के लिए एक फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल का विकास किया है। इस विकास करने के लिए साझेदारी की है ताकि किसानों को सही समय पर फसल बोने, उर्वरक, सिंचाई या कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया जा सके। शिक्षा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में सहयोग किया है और वहां पर ड्रॉप आउट का अनुमान लगाने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। वहीं हम लोग बात करेंगे शहरी बुनियादी ढांचे और परिवहन के विषय में, तो पुणे में स्ट्रीट लाइट परियोजना ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट का विकास किया गया है। सूरत में जल प्रबंधन और शहरी नियोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया जा रहा है। दिल्ली में AI की मदद से रडार आधारित निगरानी पर आधारित एक यातायात प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। यानी दिल्ली में जो हमारी यातायात प्रबंधन प्रणाली है वह भी
आपका रडार के आधार पर एआई का उपयोग करके निगरानी प्रणाली का विकास किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय रणनीति क्या होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये हमें पता चलता है नीति आयोग के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नीति आयोग के चर्चा पत्र के द्वारा। इसमें नीति आयोग ने 5 क्षेत्रों पर फोकस करने की बात कही है। ये है आपका स्वास्थ्य सेवा, एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा, और स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी पहचान नीति आयोग के द्वारा अपने चर्चा पत्र में की गई है और भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि इन 5 क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट करने में क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला है हमारे पास में कि हमारे पास में पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता नहीं है। जो उचित डेटा पारिस्थितिकी तंत्र या प्रॉपर डेटा इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं, वो हमारे पास में नहीं है। कृत्रिम बुद्धि में अपर्याप्त वित्त पोषण और अनुसंधान है। हमारे पास में ना अनुसंधान के लिए यहाँ पे कोई काम है और ना उसकी फंडिंग के लिए हम लोग पैसा कहीं से दे पा रहे हैं। भारत में एआई विशेषज्ञता, जनशक्ति और कौशल अवसरों की अपर्याप्त उपलब्धता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास में जो भी विशेषज्ञ हैं वो या तो भारत छोड़ करके चले जाते हैं विदेश में, या फिर जो है भी वो उतने ज्यादा ज्ञानी नहीं है कि इसके ऊपर में ज्यादा काम किया जा सके, या अगर ज्यादा लोग हैं भी तो उनके पास में समय नहीं है कि इस क्षेत्र में कार्य कर पाए। इसकी उच्च संसाधन लागत है, काफी ज्यादा इस पे खर्च करना पड़ेगा। व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एआई को अपनाने के प्रति जागरूकता काफी हमारे पास में कम है। हम सभी लोग एआई एआई की बात करते हैं, लेकिन अगर चैट जीपीटी की बात सभी लोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें कि चैट जीपीटी का प्रयोग कौन कौन से व्यक्ति कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता है। ये ध्यान रखिएगा, आज 90% लोगों को चैट जीपीटी का अगर नाम पता है, तो उसमें से 85% लोग जो होंगे वह इसका उपयोग करना जानते ही नहीं है। जागरूकता की कमी है, किस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त उचित गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिक विनियमन का भारत में अभाव देखा जाता है, यानी इसे हमें बनाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अनाकर्षक बौद्धिक संपदा व्यवस्था यह एआई के अनुसंधान और अपनाने में काफी ज्यादा बाधा डालती है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी का भी मुद्दा है, जो कि भारत में एआई के एडॉप्ट करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। नहीं चाहते हैं कोई लोग कि हमारे यहाँ बेरोजगारी उत्पन्न हो, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग आगे की राह देखें कि भारत को क्या करना चाहिए इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमें अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा और एआई अनुसंधान के लिए हमें 2 स्तरीय संरचना की आवश्यकता होगी। एक हमारा अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र होगा, जो कि कोर होगा, जो कि आपका कोर होगा और मुख्य अनुसंधान की बेहतर समझ विकसित करने और नए ज्ञान के सृजन के माध्यम से प्रौद्योगिकी सीमाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और दूसरा होगा अनुप्रयोग के आधार पर अनुसंधान। ये ध्यान रखिएगा, जो यूजर है, जो यूजेस हो रहा है जो इन चीजों का, उसके आधार पर हम लोग अनुसंधान करेंगे और इसके विकास और क्रियान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनकारी एआई केंद्र आदि जैसे निजी क्षेत्र के सहयोग से हम लोग इसका अनुसंधान क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और निजी क्षेत्र की इस भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि होगी, निजी निवेश करना होगा, एआई अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करना होगा, हमें सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को हमें सीखना होगा। चाहे अगर हम लोग बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ की रोबोटिक्स सार्वजनिक निजी भागीदारी 2013 में प्रारंभ हुई है और इस प्रकार की भागीदारी भारत में भी प्रारंभ करने की आवश्यकता होगी। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़े नागरिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक ने यूरोप की शीर्ष रोबोट निर्माताओं में उभरने में मदद की है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नागरिक अनुसंधान कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रम हमें भारत में भी चलाने की आवश्यकता होगी, ताकि हमारे यहाँ भी इसका विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो अकुशल कार्यबल है, उन्हें कौशलीकरण करना होगा, उन्हें रीस्किल करना होगा और पुनः कौशलीकरण एआई को अपनाने में सहायता देगा। इसके अतिरिक्त उद्योग और शिक्षा जगत की साझेदारी निभानी होगी। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच में हमारा गैप नहीं होना चाहिए। हम लोग दे रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ट्रेनिंग और इंडस्ट्री डिमांड कर रही है एआई के डेवलपर्स, तो इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री और शिक्षण जगत जो है, शिक्षा जगत, दोनों को आपस में बैठ करके साझेदारी करना चाहिए। भारत को स्टार्टअप को समर्थन देना चाहिए ताकि नए नए तकनीकों का विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में एआई के लाभों के विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास है।
इसके अतिरिक्त हमें रोबोट पर कर लगाना होगा। अब ये बिल गेट्स साहब का कहना है। बिल गेट्स का कहना है कि सरकार को चाहिए कि रोबोट का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर कर लगाना चाहिए और इसका उपयोग मानव सेवाओं के वित्त पोषण के लिए करना चाहिए। तो इससे भी हमारा एक फंड रेजिंग का कार्यक्रम हो सकता है और जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं, उसी से हम लोग पैसा निकाल करके टैक्सेशन के माध्यम से मानवीय सेवाओं के वित्त पोषण के लिए भी कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज का सेशन जो थोड़ा लंबा हो गया है, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।